गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम पढ़ रहे थे सेकंड सम्मिश्र विश्लेषण। देखिए लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था विस्तृत सम्मिश्र तल। विस्तृत सम्मिश्र तल पे हमने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि विस्तृत सम्मिश्र तल क्या होता है कि अगर आप अनंत बिंदु को उसके प्रांत में क्या कर लोगे, उसके समुच्चय में क्या कर लोगे, सम्मिलित कर लोगे, तो वो हो जाता है हमारे पास विस्तृत सम्मिश्र तल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्तृत सम्मिश्र तल में क्या होता है। अब अनुक्रम की बात होती है। जैसे आपने सेकंड पेपर में सेकंड ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, वास्तविक विश्लेषण में अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे अनुक्रम क्या होता था, वहाँ पे अनुक्रम का प्रांत होता था प्राकृत संख्या और परिसर होता था वास्तविक संख्या। तो हमने वहाँ पे जो भी अनुक्रम पढ़े थे वो वास्तविक संख्याओं के लिए अनुक्रम पढ़े थे। अब यहाँ पे जो अनुक्रम पढ़ेंगे इनमें क्या होगा, प्रांत तो क्या होगा इनका प्राकृत संख्या ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो परिसर होगा वो क्या होगा, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। वहाँ पे वास्तविक संख्या थी, यहाँ पे क्या होंगी, सम्मिश्र संख्या। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। नॉर्मल बताऊंगा अनुक्रम के बारे में, आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ा रिकॉल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अनुक्रम को क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं अनुक्रम। क्या होती है परिभाषा, देखो यदि f एक ऐसा नियम है, एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्राकृत संख्या n के संगत एक निश्चित सम्मिश्र संख्या, एक निश्चित सम्मिश्र संख्या z प्राप्त की जा सकती हो, इसे की जा सकती हो तो f को सम्मिश्र संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम कहते हैं। अतः N2C, ठीक है, N2C एक सम्मिश्र अनुक्रम है। इसे Zn या Z1, Z2, Zn द्वारा व्यक्त करते हैं। बिंदु Zn अनुक्रम का nवां पद है। परिभाषा दोबारा बता देता हूं। जैसे आपने अनुक्रम में जब वास्तविक विश्लेषण में अनुक्रम पढ़ा था तो वहां पे आप क्या निकालते थे, एन नॉट निकालते थे। एक ऐसा एन नॉट निकालते थे जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। कौन सी कंडीशन, mod xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट। वहां पे क्या निकालते थे हम, एन नॉट निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज तो फर्क कहाँ आया है, मैंने क्या बताया था कि वहां पे प्राकृत संख्या, वहां पे जो अनुक्रम होता था उसका जो प्रांत होता था वो क्या होता था, प्राकृत संख्या होती थी और परिसर क्या होता था, वास्तविक संख्या होती थी। यहाँ पे क्या होगा कि इसका प्रांत तो प्राकृत संख्या होगी लेकिन परिसर क्या होगा, सम्मिश्र संख्याएं होंगी।
वहाँ पे हम एन नॉट प्राप्त करते थे, यहाँ क्या करेंगे, जेड प्राप्त करेंगे। ठीक है, वहाँ पे एन प्राप्त करते थे, यहाँ जेड प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखो वही चीज़ है सारी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जेड एन से, वहाँ एक्स एन से करते थे, यहाँ जेड एन से करेंगे। और ये क्या होंगे, वहाँ पे पद क्या होते थे, x1 x2 x3 अप टू दी xn डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या होंगे, z1 z2 अप टू zn डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे बिंदु zn क्या होगा, अनुक्रम का nवां पद होता है। वहाँ पे xn होता था अनुक्रम का nवां पद, यहाँ पे zn क्या होगा, अनुक्रम का nवां पद। देखो दोनों चीज़ सेम है, वहाँ पे और यहाँ पे अनुक्रम में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर कहाँ पे, ये अंतर है, वहाँ पे वास्तविक संख्या में जाते थे, यहाँ सम्मिश्र संख्या में जाएंगे, इसलिए कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा, जैसे वहां पे भी सीमा होती थी वैसे यहाँ पे भी क्या होगी, अनुक्रम की सीमा। परिभाषा की बात करें, बिंदु z0, देखो वहां पे सीमा एल लेते थे हम, वहां पे सीमा क्या लेते थे, एल लेते थे, यहाँ पे सीमा क्या लेंगे, z0। बिंदु z0 अनुक्रम zn की सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू आई, एन नॉट बिलोंग्स टू आई प्लस जेड नॉट बिलोंग्स टू आई प्लस, ताकि मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। यही परिभाषा वहाँ होती थी, बस यहाँ पे क्या होता था, जेड की जगह एक्स एन होता था, जेड एन आएगा, सॉरी यहाँ पे जेड एन, वहाँ पे जेड एन, वहाँ पे क्या होता था, जेड एन की जगह एक्स एन होता था, जेड नॉट की जगह क्या होता था, एल होता था। परिभाषा सेम है, बस फर्क किसका पड़ा है, परिसर का फर्क पड़ा है। ठीक है, इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन इजिकल्स टू जेड नॉट। वहाँ पे क्या लिखते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन बराबर जेड नॉट, सॉरी। ठीक है, अब कुछ नोट बिंदु लिखा देता हूँ मैं, जो इसमें काम आएंगे आपके, इनको मिटा के रिजल्ट लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, आपकी जैसी इच्छा हो, मैं लिखवा देता हूँ, जो याद रखने हैं आपको। नोट, ज्यामितीय रूप में इसका अर्थ है कि जेड नॉट के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के सभी बिंदु तो नहीं परंतु अनंत बिंदु विद्यमान होते हैं। ये पहला, इसका मतलब ये हुआ, ज्यामितीय रूप में इसका अर्थ है कि जेड नोट के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के सभी बिंदु तो नहीं लेकिन परंतु बिंदु विद्यमान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने देखा था कि मैंने अपना आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था, जब वहाँ सीमा निकालते थे तो उसकी परिभाषा हम जब देखते थे, उसको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखते थे,
अब आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन जब हम वहाँ पे सेकंड ईयर में अनुक्रम में जब सीमा के आसपास देखते थे, सीमा की परिभाषा ऐसे देते थे कि अनुक्रम के बहुत सारे पद, अनुक्रम के कुछ पद उस सीमा के प्रतिवेश में आ जाते थे, तो हम उसको बोलते थे सीमा बोलते थे। यानी ऐसा बिंदु जिसके प्रतिवेश में अनुक्रम के बहुत सारे बिंदु अगर उसके आ जाएं, यानी अनुक्रम के अनंत पद उसमें आ जाएं, तो उसको हम सीमा बोलते थे। यहाँ पे क्या होगा, वही परिभाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जेड नॉट क्या है, सीमा है। एल की जगह क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जेड नॉट ले रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अगर किसी अनुक्रम की सीमा जेड नॉट है, तो जेड नॉट के प्रतिवेश में अनुक्रम के बहुत सारे पद क्या होंगे, विद्यमान होंगे, अनंत पद सॉरी अनंत पद विद्यमान होंगे। सेकंड पॉइंट, सम्मिश्र संख्याओं के सम्मिश्र संख्याओं के अनुक्रम के अभिसरण तथा इस अनुक्रम के मध्य अभिसरण तथा इस अनुक्रम के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों के अभिसरण के मध्य एक बहुत अच्छा संबंध है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अनुक्रम में वास्तविक संख्याओं वाले अनुक्रम में सीमा निकालते थे, तो वहां डायरेक्ट हम n की वैल्यू पुट कर देते थे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके सीमा निकाल देते। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण में, जब हम सम्मिश्र विश्लेषण में बात करेंगे, तो हमें पता है कोई भी सम्मिश्र जो संख्या होती है वो दो वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, x प्लस आई वाई भी, आई वाई, यानी उसमें दो वास्तविक भाग भी होता है, काल्पनिक भाग भी होता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी अनुक्रम के अभिसारी की बात करनी है, अगर किसी अनुक्रम के अभिसरण की बात करनी है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये देखोगे कि वास्तविक भाग अभिसरण हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर ये देखोगे काल्पनिक भाग अभिसरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग अगर अभिसारी होंगे, तो ही हम कहेंगे कि वो सम्मिश्र जो हमारे पास अनुक्रम होगा वो क्या होगा, अभिसारी होगा। अगर इन दोनों में से वास्तविक और काल्पनिक भाग में से अगर कोई भी अभिसारी नहीं हो रहा होगा, तो हम कह देंगे वो सम्मिश्र अनुक्रम क्या है, अभिसारी अनुक्रम नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुक्रम का अभिसरण। अनुक्रम का अभिसरण, अनुक्रम का अभिसरण अनुक्रम का अभिसरण क्या होता है, देखो अनुक्रम Zn अभिसारी कहलाता है यदि प्रत्येक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवं एल के संगत एक जेड नोट ले लो, जेड नोट के संगत एक धनात्मक पूर्णांक
एन नॉट का अस्तित्व इस प्रकार है कि जेड एन माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन इज इक्वल टू जेड नॉट, ये वाला यही अनुक्रम में होता था। अनुक्रम में जब वास्तविक संख्याओं में अनुक्रम पढ़े थे हमने वास्तविक विश्लेषण में, तो वहाँ भी अभिसारी यही परिभाषा थी और यहाँ भी परिभाषा यही है। बस फर्क कितना है, वहाँ पे एक्स एन होता था, यहाँ जेड एन है, वहाँ पे एल होता था, यहाँ जेड नोट है। देखो अब हम बात करते हैं सीमा की। सीमा मैंने आपको अनुक्रम की सीमा निकालना मैंने आपको बता दिया है कि हम सीमा कैसे निकालते हैं, सम्मिश्र संख्याओं की सीमा कैसे निकाली जाती है। वहाँ पे क्या होता है, सम्मिश्र संख्याओं की जब हम सीमा निकालते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले काल्पनिक वास्तविक भाग की सीमा निकालो और काल्पनिक भाग की सीमा निकालो। अगर दोनों सीमा विद्यमान कर रही होंगी तो हम कहेंगे कि उस अनुक्रम की भी क्या करेंगी, सीमा विद्यमान होंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कॉशी अनुक्रम। कॉशी अनुक्रम मैं कुछ प्रमेय आपको छोड़ के जा रहा हूं, ये प्रमेय आपको करनी है। सेम वही है, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है, मैं प्रमेय लिख रहा हूं, ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, मैं इनको प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आप सेकंड ईयर में पढ़ के आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रमेय लिख रहा हूं, आपको प्रूफ करनी है ये, और कॉपी में होनी चाहिए, नोट्स में। ठीक है यार, जिसको प्रॉब्लम है रिवाइज करना सेकंड ईयर के नोट्स को और फिर करने की कोशिश करना, बस कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। जैसे पहली प्रमेय है, क्या कह रहा है कि एक अभिसारी अनुक्रम Zn परिबद्ध होता है। एक तो ये प्रमेय सिद्ध करनी है। दूसरी प्रमेय है, यदि अनुक्रम Zn Z0 को अभिसृत होता है, तब प्रत्येक उपअनुक्रम Zn के भी Z0 को अभिसृत होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम कॉशी अनुक्रम। कॉशी अनुक्रम यही लिख देता हूं। कॉशी अनुक्रम, पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होती है, देखो सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था कॉशी अनुक्रम क्या होता है, आप पढ़ के आ चुके हैं सेकंड ईयर में, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो सेकंड ईयर की बुक में जाके रिवाइज करे, बुक नहीं है नोट से रिवाइज करे, नोट्स नहीं है नेट पे सर्च करे, वो भी अगर नहीं है तो मेरी लास्ट ईयर की क्लासेस देख ले, मतलब सेकंड ईयर की क्लासेस जो अपलोड हुई है उनमें डाल रखा है मैंने, अनुक्रम पढ़ा दिया है सेकंड ईयर में, वो क्लासेस देख लो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अनुक्रम क्या होता है। फिर इन प्रमेय को सिद्ध करके देखना। कॉशी अनुक्रम सम्मिश्र संख्याओं का अनुक्रम Zn कॉशी अनुक्रम कहलाता है। कॉशी अनुक्रम कहलाता है यदि स्वेच्छ
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा पूर्णांक एन नॉट एप्सिलॉन विद्यमान है कि Zm माइनस जेड नॉट जेड एन लेस देन एप्सिलॉन, जबकि m ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है, ये कंडीशन वहाँ भी होती थी। वहाँ पे क्या होता था Zm गला खराब है आज, xm माइनस xn होता था। वहाँ पे क्या करते थे, xn प्लस पी माइनस xn भी करते थे। तो वही परिभाषा है यहाँ पे, बस फर्क किसका आया है, सम्मिश्र संख्या का आया है। और आगे क्या लिख सकते हैं इसमें, और आगे नोट डाल के लिखते हैं। एक चीज़ नोट डाल के लिखना है, एक चीज़ लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ सबको। नोट डाल के लिखेंगे अपन। एक अभिसारी अनुक्रम के लिए परिमित बिंदुओं को छोड़कर सभी बिंदु एक स्थिर बिंदु के बहुत समीप होते हैं, जबकि कौशी अनुक्रम में परिमित बिंदुओं को छोड़कर सभी बिंदु एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं। ठीक है, ये एक नोट डाल के है। अनुक्रम में भी पढ़ा होगा आपने, यहाँ मैंने पढ़ा दिया है, देखना। तो ये हो गया आपका अनुक्रम के बारे में। जो हमने विस्तृत सम्मिश्र तल पढ़ा था, ये आज खत्म, ये यहाँ पे खत्म होता है। विस्तृत का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अगर अनंत बिंदु को भी हम क्या कर लें, उसमें सम्मिलित कर लें, तो वो हो जाता है विस्तृत सम्मिश्र तल। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे स्टोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, स्टोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका लास्ट टॉपिक है। उसमें हैनी-बोरेल थ्योरम भी है, हैनी-बोरेल प्रमेय, ये मैथमेटिशियंस थे, उनकी प्रमेय है। और एक इसका स्टेटमेंट हो जाएगा हैनी-बोरेल का, इसकी प्रमेय है। और एक स्टोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको बताएंगे। ये दो टॉपिक कंप्लीट होते ही आपके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इस पेपर की, फर्स्ट यूनिट। फिर मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूंगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कल आपका टेस्ट है। टेस्ट में आपको जहां तक मैंने करवा दिया, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, इंक्लूडेड दिस, जो आज का लेक्चर है, यहां तक का आपका टेस्ट में आएगा। क्योंकि आपकी एक यूनिट हुई है अभी, और एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ तक ही आएगा आपका, जो आज मैंने खत्म किया है यहाँ पे, अनुक्रम तक। ठीक है, डेफिनेशंस पूछूंगा, जो डेफिनेशंस लिखवाई हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकता हूँ, क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूँ।
तो इसलिए आपको क्या करना है, जो आज तक मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ यहाँ तक पढ़ना है, और कल सबको कंपलसरी आना है पेपर देने, टेस्ट देने सबको कंपलसरी आना है। अगर किसी इंसान के या किसी के स्टूडेंट्स के मन में अगर ये चीज़ हो कि हम नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है कि अगर जो टेस्ट देने नहीं आता है तो उसके साथ में क्या करता हूँ, वो आप शायद कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ करता हूँ मैं। तो आपको सबको टेस्ट देने आना है, घबराना नहीं है। ज़्यादा इजी पेपर बनाऊंगा नहीं, ज़्यादा टफ पेपर बनाऊंगा नहीं, मीडियम पेपर रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सबको कंपलसरी है, 2 क्लासेस होती हैं आपकी, एक क्लास में आपके टेस्ट लूँगा और एक क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो क्लास सबको आना है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।